मेरा उन सभी के लिए एक प्रकार से मंगल कामना, जिनको स्वर्ण पदक मिले हैं उनके लिए और भी मंगल कामना, और जिनको स्वर्ण पदक नहीं मिले वो अगले वर्ष मेहनत करें ताकि अगली बार स्वर्ण पदक मिल जाए। और दीक्षांत समारोह में आए हुए सभी उपस्थित मित्रों, दीक्षा भारत की पुरानी परंपरा है। दीक्षा हमारे लिए नया शब्द नहीं है। बहुत पुरानी कहानी आती है। गुरु ने अपने शिष्य के कान में मंत्र दिया और उसको दीक्षित कर दिया। गुरुकुलों में दीक्षा की बड़ी लंबी हिस्ट्री है। जिन दिनों मोरारजी भाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे और गुजरात विद्यापीठ के एक प्रकार से कुलाधिपति थे, जब दीक्षांत समारोह आता था वो प्रधानमंत्री का काम छोड़कर वहाँ दीक्षा देने के लिए जाते थे। दीक्षा के नाम कितना महत्व है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पहले दीक्षा व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी, विश्वविद्यालयों में दीक्षा सार्वजनिक रूप से दी। हमारे देश में एक और उदाहरण है जब दीक्षा सार्वजनिक रूप से दी गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में सार्वजनिक रूप से दीक्षा एक भिक्षु के माध्यम से ली थी और स्थान का नाम भी दीक्षा भूमि है। अब मुझे पता नहीं अंग्रेजी के अखबारों ने बाद में उसको कन्वर्जन क्यों कहना शुरू कर दिया। दीक्षा का अर्थ कन्वर्जन नहीं होता। प्रिय मित्रों, दीक्षा बहुत पवित्र भाव है। अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह किया तो हमारे कुछ लोगों ने कहना शुरू किया ये ब्रिटिश परंपरा है, ये हमारी अपनी परंपरा है। बस इतना ही हुआ कि उन्होंने काला चोगा पहनकर दीक्षा देनी शुरू की। हमारे जहाँ काला चोगा मातम की निशानी मानी जाती है, हमारे विश्वविद्यालयों ने वो परंपरा खत्म कर दी है। अब पंजाब में भी हो रही है। आप लोगों ने बहुत पहले ही शायद खत्म कर दी थी। मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। यहाँ इस दीक्षांत समारोह का एक और भी महत्व है। जैसे रजनी तिवारी जी ने कहा कि भाई अब लोग अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, और शायद कुलपति जी ने भी कहा कि अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। गृहस्थ जीवन में कितने प्रवेश करेंगे वो तो नहीं मैं कह सकता, शायद कुछ और आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेरा यही कहना है, दीक्षांत या दीक्षा लेने की इस धरती पर एक और पावन पवित्रता है। आज आप शिक्षा संस्थान से बाहर जाकर, हो सकता कुछ लोग आगे पढ़ें और शिक्षा संस्थान में अंदर रहकर भारत को समझने की चेष्टा करें, तो मैं समझता हूं यही आज की सबसे बड़ी दीक्षा है। आप कहेंगे कि साहब इतने सालों से भारत को ही तो समझ रहे हैं, हिस्ट्री में कर लिया है, इसमें कर लिया है। लेकिन प्रिय मित्रों, अभी भारत को समझने की हमारी जो दृष्टि थी वो पश्चिम ने दी हुई दृष्टि थी। उसके माध्यम से हम भारत को देख रहे थे। अब भारत को भारत की दृष्टि से समझने का अवसर आ गया है, और इस अवसर के लिए मुझे लगता है अयोध्या से पावन धरती और कोई नहीं हो सकती। प्रिय मित्रों, आज हिंदुस्तान का इतिहास इसी अयोध्या में लिखा जा रहा है। आज हिंदुस्तान इसी अयोध्या के माध्यम से एक नई अंगड़ाई ले रहा है। इस अयोध्या ने हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय ऐड किया है। मैं कई बार मित्रों को कहता हूं, काल बड़ा क्रूर होता है, काल बड़ा निर्दयी होता है। कई बार वो बसे हुए शहरों को उजाड़ देता है, कई बार बिखरे हुए शहरों को दोबारा खड़ा कर देता है। भारत का इतिहास इसी अयोध्या में मुगल काल में बाबर के हाथों पराजित हुआ था, और ये आपका सौभाग्य है कि हमारे जीते जी उसी अयोध्या में भारत का इतिहास एक नई अंगड़ाई ले रहा है। मित्रों, आप केवल इसके दृष्टा नहीं है। दृष्टा होता है जो दूर बैठकर देखता है, इतिहास लिखता रहता है। आप केवल इसके दृष्टा नहीं हैं, आप इसके सहभागी बने। जब नए इतिहास की रचना हो रही है, जब हम अपने पुराने इतिहास से जुड़ रहे हैं, जब हमें अपने स्वर्णिम काल से जो टूट चुके से उससे दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उस अवसर पर उसी अयोध्या में बैठकर दीक्षा ग्रहण कर रहे हो, मैं समझता हूं आप नए भारत के सबसे सशक्त प्रहरी हैं। मित्रों, पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं कई बार सोचता था कि इसका नाम अमृत महोत्सव क्यों रखा। मैं हिंदुस्तान के जिस हिस्से से आता हूं, उस हिस्से में आज से 300-350 साल पहले
आजादी का जो है अमृत महोत्सव शुरू हुआ था। आप जानते होंगे सतलुज के किनारे 10 गुरु परंपरा के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों को इकट्ठा करके आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया। और वहां सतलुज नदी के किनारे 5 लोग ऐसे चुने जो देश के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार थे। लेकिन वो लोग कहां के थे? एक दक्षिण भारत का था, कर्नाटक का था। दूसरा उत्तर भारत का था, इंद्रप्रस्थ का था, लाहौर का था। तीसरा पश्चिमी भारत का था, गुजरात का था। चौथा पूर्वी भारत का था, उड़ीसा का था। पांचवा सेंट्रल इंडिया का था। पूरे हिंदुस्तान ने आजादी की शपथ ली थी। और आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 5 लोगों को अमृत पान करवाकर नया अध्याय लिखा था। ये मित्रों, आज वो अमृत महोत्सव सरयू नदी के किनारे शुरू हो रहा है। मैं कल अयोध्या के दर्शन करने गया था, कई साल पहले भी गया था। तब मैंने किसी को जाकर कहा था कि अयोध्या ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना कोई गांव हो। इतिहास में अयोध्या बहुत बड़ा है, लेकिन नक्शे पर गांव बन गया था। अब मैं अयोध्या के दर्शन करने गया था, मुझे लग रहा था हर अयोध्या का कण कण एक प्रकार से फिर एक प्रकार से अंगड़ाई ले रहा है। सरयू में एक प्रकार से जैसे तूफान आ गया है। तो मित्रों, समय मेरे पास बहुत कम है। दीक्षांत समारोह में एक समस्या रहती है कि जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलना पड़ता है। और मास्टरों को आदत होती है लिखे से इधर उधर की बातें करते हैं। मैं बस लास्ट मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव की चर्चा कर रहे हैं, आजादी के इस महोत्सव में 4 धाराएं रहीं। एक धारा थी, आप जानते हैं, हिस्ट्री वाले जानते होंगे, डॉक्टर अनूप जी जहां बैठे हैं मेरे अच्छे मित्र हैं, वो हिस्ट्री के टीचर हैं, जानते हैं। एक धारा थी कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये सब हमसे आप पर बैठ कर नेगोशिएट करेंगे, उसमें से कुछ हमें दे दो, कुछ आप रखो। दैट वाज जस्ट टू प्रोवाइड लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जब आप दुश्मन से जिसने आप पर कब्जा किया हुआ है उसे नेगोशिएट करते हो, आपने उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर दी है। दूसरी धारा थी क्रांतिकारियों की। उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया, उन्होंने कहा तुम तलवार के बल पर आए थे, हम तलवार के बल कर वापस भेजेंगे। एक तीसरी धारा और भी थी, उन्होंने कहा आखिर हम गुलाम क्यों होते हैं? नितिन जी कम वक्त जो भी आता है हम पर चढ़ाई कर देता है और हमें हरा देता है। इतना बड़ा मुल्क है, इतना धन धान्य, इतना ज्ञान, वेद पुराण उपनिषद जाने क्या क्या है, लेकिन 500 लोग आते हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा हमारे समाज में जाति पाति की बीमारी बहुत धंस चुकी है। एक छोटा है, दूसरा कहते मैं बड़ा हूँ। अग्निहोत्री बड़ा क्यों है? उसने ए के घर में जन्म ले लिया है। बी छोटा क्यों है? उसने बी के घर में जन्म ले लिया है। जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं बनता। ये बीमारी जो है यदि इसको दूर कर दिया जाए तो हिंदुस्तान फिर जागृत हो जाए। विवेकानंद ने ये बात कही थी, उसने कहा मैं इसके नहीं छूता, मैं उसको नहीं छूता, ये खत्म करो। आपका उपनिषद कहता है कि हर घट में ईश्वर है, उपनिषद ये कहता है, व्यवहार कुछ कहता है। विवेकानंद ने कहा इसको खत्म करो। अम्बेडकर ने वो खत्म करने का प्रयास किया, वो तीसरी धारा थी। एक चौथी धारा और भी थी, उसने कहा सारे हिंदुस्तान को इकट्ठा किया जाए, लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो दुश्मन कैसे रह सकता है। वो डॉक्टर हेडिंगवार की धारा थी। कहते हैं एक बार शाखा लगी हुई थी और महात्मा गांधी इसमें गए। महात्मा गांधी ने पूछा, शिविर था कोई आरएसएस का लगा हुआ, कि इसमें हरिजन कितने हैं? उन्होंने कहा वैसे हम तो कभी पूछते नहीं, कौन हरिजन है, कौन तिवाड़ी है, कौन त्रिपाठी है, कौन अग्निहोत्री, हमने तो कभी पता नहीं कहा, आप खुद पूछ लो। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट ने देश को इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन प्रिय मित्रों, जो देश को पश्चिमी दृष्टि से देखते थे उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट को फेल करने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं अब जब देश में इतिहास करवट बदल रहा है और आप लोग उसके सिपाही बनने वाले हो, अयोध्या की इस जमीन पर आप दीक्षा के अवसर पर संकल्प लेकर जाएं कि नए भारत का निर्माण करेंगे, भारत का निर्माण करेंगे, इंडिया को परास्त करेंगे। आप लोग हिंदुस्तान के, भारत के लोग हैं, इंडिया के लोग वो हैं जो अभी भी इंग्लैंड में जाकर कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई, आप आकर रक्षा करिए।
अरे उन कमबख्तों को इतनी बड़ी मुश्किल से हमने बधाया और वहीं जाकर उनको बुला रहे हो कि वापस आ जाओ। आप लोग उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूं आज के इस शुभ अवसर का यही दीक्षा मंत्र है, यही राम मंत्र है, यही राम राज्य का रास्ता है। आपको एक बार फिर बधाई देता हूं। जिनको स्वर्ण पदक मिल गया उनको भी, जिनको नहीं मिला उनको भी वो अगली बार स्वर्ण पदक मिले। बहुत बहुत